हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज से 10 साल पहले वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यों के दिमाग से लगभग सन 2040 से 50 के बीच में तेज हो जाएगा, लेकिन वो तो गलत निकले। ये काम तो सन 2030 तक ही हो जाएगा। खाओ माँ कसम। अरे भाई साहब, मेरे कसम खाने से क्या होगा। इस वीडियो में मैं जिन वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा, उन्होंने कसमें वादे सब खा रखे हैं और उन्होंने ही ये बताया है कि जब ऐसा होगा तब इसे हम AI सिंगुलैरिटी कहेंगे। They are going to destroy not just our human species, but everything we care about. अब इसका मतलब ये हुआ कि भैया अब तक तो हम मशीनों से अपनी मर्जी से काम करा रहे थे, लेकिन सिंगुलैरिटी हासिल होने के बाद मशीनें ये डिसाइड करेंगी कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, बना कैसे, काम कैसे करता है, कैसे सीखता है, फायदे और नुकसान क्या हैं, और एक बार सिंगुलैरिटी हासिल होने के बाद हमें क्या क्या खतरा हो सकता है और उन खतरों से बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है या ऑप्शन है भी कि नहीं। और चिंता ना करो, मनुष्यों की नस्ल बहुत खतरनाक है। इतनी आसानी से हमारे द्वारा बनाए गए इन टीन के डब्बों से हम हार नहीं मानेंगे। अब देखो, हमारे दिमाग में AI की जो इमेज बनी है उसके पीछे मेनली दो कारण हैं। एक तो साइंस फिक्शन मूवीज और दूसरा उन वैज्ञानिकों के इंटरव्यूज जिन्होंने AI को डेवलप करने में काम किया है। तो जरा सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइंस फिक्शन में दिखाया गया AI का कॉन्सेप्ट कितना सही हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है प्रोफेसर स्टुअर्ट रसल, एक ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने AI से डर के माहौल का झंडा सबसे आगे पकड़ रखा है। और इनके हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब टर्मिनेटर जैसी मशीन्स हमारे अड़ोस पड़ोस में अलग अलग तरह के काम करती हुई दिखाई देंगी। और ये रॉन्ग फुटेज है। नहीं, मशीनें ऐसे काम नहीं करेंगी, बल्कि वो कुछ ऐसे काम करती हुई नजर आएंगी। भाई साहब, ये समाज की साफ सफाई करेंगी। If you put an objective into a machine, even something as simple as fetch the coffee, the machine says to itself, well, how might I fail to fetch the coffee? I will do anything to defend myself against interference with this objective that I've been given. देखो, डॉक्टर स्टुअर्ट रसल के हिसाब से AI के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि अगर आप उसे कोई टास्क देते हो, मान लो कि जाके कॉफी लेकर आओ, तो AI अपने आप इस चीज पर विचार करने लग जाएगा। मतलब एक प्रोग्राम डेवलप करना शुरू कर देगा कि उसे इस टास्क को करने से रोकने के लिए सामने वाला क्या क्या कर सकता है। कहीं किसी ने उसका स्विच ऑफ कर दिया तो, या उसे हैक कर लिया तो। और अगर AI को जरा सा भी शक हुआ कि भाई उसको बनाने वाला उसके टास्क में बाधा बन रहा है, तो भाई साहब वो उस बाधा का बैंड बजा देगा। अब अगर आप ध्यान दो तो टर्मिनेटर मूवी में बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। मतलब इंसानों ने मशीन को बनाया और फिर मशीनों का समझ में आया कि भैया सारे कलेश का कारण तो इंसान ही है, इसे निपटाओ। और उसके बाद मशीनों ने इंसानों को निपटाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करे। और इन खतरों को देखते हुए ही डॉक्टर रसल ऑटोनोमस वेपन्स के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। मतलब मनुष्यों को ऐसे हथियार नहीं बनाने चाहिए जिन्हें AI कंट्रोल करे। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब एक मशीन ऐसे खुराफाती ख्याल कैसे बना सकती है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो जनाब, यही है वो बेसिक फर्क जो एक प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करता है, ये वीडियो में आगे बताया है। अब जरा थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये खुराफात की खुजली शुरू कब हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन है। तो जी, समय था 1956 का और जगह थी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित डार्टमाउथ कॉलेज। यहाँ पर 4 कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनके नाम थे जॉन मैकार्थी, मार्विन मिस्की, नेथलियल रोचेस्टर और क्लॉड शैनन, ये सब इकट्ठा होकर एक खुराफाती ख्याल बनाते हैं। क्या मशीनों के अंदर अपनी खुद की बुद्धि विकसित की जा सकती है क्या? और यही वो जगह थी जहां पर दुनिया को पहली बार जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द दिया। और जी, हम यहाँ से शुरू हुए और आज ChatGPT के जमाने में आ पहुंचे, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया को हिला डाला। अब यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि इसकी इन हरकतों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस हिसाब से काम करता है जो इसको ठीक लगता है। अब इसका सही हमारे लिए भी सही होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? यही तो समस्या है। अब जरा बात कर लेते हैं कि हथियारों की दुनिया में AI के इस्तेमाल का हल्ला कौन काट रहा है। तो बिल्कुल सही पहचाना, वो है अमेरिका। 1959 से ही अमेरिका की डार्पा हथियारों में AI को इस्तेमाल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और भाई साहब, इन्हीं प्रयासों का ये नतीजा है कि आज के समय लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम्स और बोस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनी AI का इस्तेमाल डिफेंस, ऑटोनोमस ड्रोन्स और रोबोटिक सिस्टम बनाने में कर रही हैं। क्या लगता है कहां से आ रहा है इनके पास पैसा? बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। दुनिया में दंगे कराओ, अपने हथियार बेचो और उससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बड़ा करने में करो। यही है अमेरिका। अब देखो, सवाल ये आता है कि अगर हम
मशीनों के हाथ में हथियार थमा दें तो उनका क्या भरोसा कि कब वो अपने हथियारों का मुंह हमारी तरफ घुमा दें। और यही वो कारण है जिसकी वजह से स्टुअर्ट रसल से लेकर एलोन मस्क तक ऑटोनोमस वेपन बनाने के खिलाफ खड़े हैं। चलो एआई के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब जरा चलते हैं सीधा सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर। सिंगुलैरिटी को लेकर फेमस साइंटिस्ट मिचियो काकू ने कहा है कि सिंगुलैरिटी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गई तो भाई साहब ये हमें निपटा देगी। And when computer power grows without limit, surpassing human intelligence, sweeping aside everything in its path. But most experts agree the technological singularity is inevitable. We're facing the ultimate disaster, total extinction. अब देखो एक बात तो तय है, सिंगुलैरिटी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम अपने आप को बचा पाएं? अगर हाँ तो कैसे, आओ पता करते हैं। सिंगुलैरिटी हासिल होने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि मशीनें अपनी कॉपी बनाएंगी। They're going to want to preserve themselves, to replicate. They might take over other computers. They might construct new versions of themselves. वो सबसे पहले अपने आप को बचाने का जुगाड़ बनाएंगी। और ये विचार मेरे नहीं है, बल्कि उन लोगों के हैं जिन्होंने शुरुआती स्टेज से एआई को बनाया है और वो इसके खतरे को भली भांति जानते हैं। अब देखो ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, क्यों ना इन टीन के डब्बों का पावर प्लग ही निकाल दे। मतलब ना मिलेगी बिजली और ना होगी इनके दिमाग में खुराफात की खुजली। वेल, इन्हें इस चीज की भी संभावना का पहले से ही पता होगा और ये इसका इलाज भी कर लेंगे। अब देखो समस्या यह है कि अगर हमने मशीनों को नहीं रोका तो ये मनुष्य प्रजाति का सफाया कर देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात को इतने विश्वास से कैसे कहा जा सकता है, तो भाई साहब इस बात की गंभीरता को समझने के लिए आपको रे कर्जवेल के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कौन है? ये वो आदमी है जिन्होंने सिंगुलैरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करी है। मैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमें इनकी कही हुई बातों को कितना सीरियस लेना चाहिए। Intelligence is immensely powerful. You can solve almost any problem, disease, poverty, but it could also be used to be destructive. And we're creating a whole new evolutionary process of technology, which is evolving and ultimately will match us and go beyond us. इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है MIT से, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और गूगल का जो एल्गोरिदम है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो इन्होंने ही डिजाइन किया है। और भाई साहब ये वो इंसान है जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दिया है, जो ऐसे वैज्ञानिकों और इन्वेंटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अकेले अपने दम पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में मील का पत्थर गाड़ दिया हो। इनकी एक किताब है सिंगुलैरिटी इज नियर, कभी समय मिले तो उसे जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि मशीनें सिंगुलैरिटी को तो हासिल करेंगी लेकिन हमारे साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। मतलब हमारे साथ मिलजुल के मशीनें नहीं रहेंगी। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर बेन गोर्जेल सामने आए। अब ये कौन है आइए बताता हूँ। तो जी ये हैंसन रोबोटिक्स के चीफ साइंटिस्ट हैं। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे इनके बारे में, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आपने सोफिया रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा। तो जनाब ये रोबोट इन्हीं की कंपनी ने बनाया है, यानी कि मैं जिस इंसान के बारे में आपको बता रहा हूँ उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब देखो वैसे तो ये साइंटिस्ट ठीक ठाक हैं, पर ये कंट्रोवर्सी से भी घिरे हुए हैं। इन्होंने एक बार ये दावा कर दिया था कि हमने रोबोट्स के अंदर फीलिंग डालने में कामयाबी हासिल कर ली है, और जब इन्हें लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है तब इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं नहीं ये एक PR स्टंट था, मतलब ऐसा कुछ हमारे हाथ नहीं लगा। ये भी हो सकता है कि इन्हें थोड़ा बहुत खतरा महसूस हुआ हो US गवर्नमेंट से। मतलब कहीं US गवर्नमेंट पकड़कर इनसे ये पूछे बेटा क्या बनाए हो तुम, जरा हमें भी दिखाओ, और फिर पकड़ के इनकी टांग ले जाए इन्हें सहसम्मान और सारी रिसर्च को हथिया ले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, तो भाई साहब एक बार कोई ऐसी खोज करके देख लो जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हुई हो, आपको पता चल जाएगा कि सरकार क्या क्या कर सकती है। अब जी ये डॉक्टर बेन कोर्जेल, इन्होंने सिंगुलैरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना करी है। अब भाई साहब AI पर आधारित मशीनों को रोकने का इन्होंने जो प्लान बताया है, भाई साहब AI की कसम उसे सुन के तो मेरे भी होश उड़ गए। इनके हिसाब से हमें एक मदर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा और उस
एक कंप्यूटर के पास दुनिया के हर कैमरा, हर मोबाइल फोन, हर ईमेल, हर तरह की चैट का एक्सेस होगा। यानी कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी डाटा इधर से उधर जा रहा है तो वो उसकी नजरों में होगा। अब देखो ये सब सुनकर आपको शक हो रहा होगा, और होना भी चाहिए। अभी आगे सुनो इन्होंने और क्या क्या कहा है। अब इनके हिसाब से भविष्य में जो रोबोट बनेंगे उनका सोर्स कोड इसी मदर कंप्यूटर के पास होगा, और इन रोबोट के अंदर एक सिक्योरिटी चिप लगेगी, और उस चिप को कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ इसी मशीन के पास होगा। अब अगर कल को आपका रोबोट घर में खाना बनाने के बजाय घर को जलाने की ठान ले तो भाई साहब ये मदर कंप्यूटर उसके किल स्विच को एक्टिवेट करके रोबोट को ठिकाने लगा देगी। लेकिन आप ये सोचो, अगर इस मदर कंप्यूटर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मतलब आप अपनी सारी ताकत, आपके हाथ में जितना भी कंट्रोल है वो एक कंप्यूटर के हाथ में दोगे और वो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। ये ठीक नहीं लग रहा सुनने में। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टर्मिनेटर मूवी बनी है, जिसमें स्काईनेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर है जो बाकी मशीनों को कंट्रोल करता है। नहीं नहीं नहीं, इनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में बता देना। तो अब अपने पास क्या ऑप्शन है, आओ देखते हैं, दिमाग मारते हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। अब देखो एक प्लान मेरे दिमाग में आया है और मैं शेयर करता हूँ आपसे। क्या हो अगर हम स्पेस में ऐसे सैटेलाइट प्लेस कर दे जिन पर हाई एनर्जी EMP वेपन लगा हो और ये दिन रात 24 घंटे धरती का चक्कर लगाते रहे। अब अगर मान ले किसी मशीन के अंदर दुष्ट विचार आए और उन्होंने मतलब सोचा कि भाई चलो इंसानों को निपटाते हैं, तो हम स्पेस से हाई एनर्जी EMP रेडिएशन सीधा धरती की तरफ भेजेंगे और मशीन के सर्किट फ्राई हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएगी। अब देखो सुनने में आपको ये प्लान बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब इसमें एक कमी है। समस्या ये है कि AI पर आधारित मशीन को इस प्लान के बारे में पहले से ही पता होगा, और अगर एक बार के लिए मैं ये मान लूं कि उन्हें ना भी पता हो तो भी बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से आने वाला रेडिएशन हर एक सर्किट को फ्राई कर देगा। उसे ये कोई मतलब नहीं है कि आप EMP की मदद से मशीनों के सर्किट को फ्राई कर रहे हो या फिर उस कंप्यूटर के सर्किट को फ्राई कर रहे हो जो उस सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है जो EMP को धरती पर भेज रहा है। यानी आप पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाओगे। पूरी धरती से हर एक मशीन का सफाया हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर चल रही है। लेकिन ये सोचो अगर इस हरकत के बाद मशीनें बच गई तो भाई साहब उसके बाद मशीनें हमारे घर पर आकर पूछेंगी, बेटा मुसद्दी लाल ये क्या किए हो? आओ जरा हमारे साथ, जरा देखे तो सही कहां से आई तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात। तो अब क्या करें? वेल इसका सॉल्यूशन एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट मैक्स टैगमार्क ने दिया है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, MIT में पढ़ा चुके हैं और मशीन लर्निंग को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अब इनके हिसाब से हमें मशीनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को मशीनों की तरह ढालने की जरूरत है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तो जी इस बात का मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। अब ये होगा कैसे? वेल ये तो नहीं बताया इन्होंने। पर मान लेते हैं कि इनके पास कोई तरीका होगा जिसे ये पब्लिक में नहीं बताना चाहते, तो इनके हिसाब से हमारा दिमाग कुछ मैट्रिक्स मूवी टाइप वाला हो जाएगा। मतलब हमें किसी भी चीज की अगर जानकारी चाहिए तो अपने आप को ऑनलाइन कनेक्ट करो और जानकारी सीधा दिमाग में चली जाएगी। मतलब आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता तो आपने अपने आप को हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले कोर्स से कनेक्ट करा, तो जिस आदमी को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है उसका सारा अनुभव आपके अंदर चला जाएगा और उड़ाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, मिसाइल उड़ाओ, जो मन करे उड़ाओ। ये कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? मतलब मैंने तो मजाक के लहजे में कह दिया पर ये सीरियस है। अब इनके हिसाब से प्लान ये है कि हम अपने दिमाग की सारी मेमोरी को एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड करेंगे और ये जानकारी धरती के हर एक इंसान के दिमाग से सुपर कंप्यूटर में अपलोड होगी। अब ये कैसे करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इनका प्लान यही है। अब जो मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगी उनकी जानकारी भी सुपर कंप्यूटर के अंदर ही होगी, तो मशीनें इंसान को अच्छे से समझ पाएंगी और हम मशीनों को अच्छे से समझ पाएंगे कि मशीनों के अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज है, हमारे दिमाग पर यानी कि मदर कंप्यूटर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन मशीनों पर मदर कंप्यूटर का कंट्रोल होगा और हम सुपर कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे। और इस तरीके से मतलब पता नहीं किस तरीके से हम मशीनों के साथ कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। और पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो ये तो वाहियात प्लान है। मतलब मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, बाकी आपके क्या विचार हैं आप बताएं ना। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करता
है। देखो, अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो आपको याद होगा कि आपने सबसे पहले ये सीखा कि किस बटन से क्या होगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, किस तरीके से बाधाओं को पार करना है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें आपने गलती भी की होगी और उन गलतियों से सीखा भी होगा और उसी अनुभव के आधार पर आपने नई स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी और धीरे धीरे आप उस गेम में और बेहतर होते चले गए होंगे। अब एक एआई भी उसे दिए गए डाटा को एनालाइज करता है, लॉजिक बनाता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अपनी मेमोरी बनाता है। जैसे वीडियो गेम खेल खेल कर हम अपने एक्शंस को परफेक्ट बना रहे थे। और भाई साहब, सीखने का ये तरीका छोटे बच्चों पर भी लागू होता है। मतलब जब एक बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को एक एक शब्द सिखाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां से वो गालियां सीखता है। अब जाहिर सी बात है कि आप तो गालियां सिखाओगे नहीं, लेकिन वो फिर भी सीख गया। मैं आपको मेरे बचपन का एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है। देखो, जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल से स्कूटर पर लेकर आया करते थे और कभी कभार तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकते थे। तो मैंने वहां पर ध्यान से देखा कि पेट्रोल किस रंग का होता है। अब एक बार मेरे पिताजी मुझे एक शादी में ले गए। वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग कोने में खड़े होकर एक बोतल में किसी पेट्रोल रंग के पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, ये पेट्रोल क्यों पी रहे हैं? मतलब शादियों में क्या पेट्रोल भी पीते हैं? तो यहाँ से मेरे दिमाग ने ये सीखा कि पहली चीज तो इंसान पेट्रोल नहीं पीते और अगर किसी शादी में इससे मिलती जुलती कोई चीज पीते हुए दिखाई भी दे रहे हैं तो वो शराब होगी। अब इसी अनुभव के आधार पर किसी गाड़ी के बोनट पर या किसी तंबू के कोने में कहीं पर भी अगर लोग बोतल खोलकर बैठे हुए दिखाई देंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग अपने आप बता देगा कि ये लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब एआई भी कुछ कुछ इसी तरीके से सीखता है। वो पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और फिर उन्हीं पैटर्न के आधार पर अपनी मेमोरी को डेवलप करेगा। अब यहाँ से एक बात और भी समझ में आती है, मतलब जैसे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा दिमाग किसी चीज से क्या सीखेगा और क्या नहीं सीखेगा, उसी तरीके से एआई पर भी ये लगाम नहीं है कि वो किस इंफॉर्मेशन से क्या मतलब निकालेगा। और यहीं पर सारा लफड़ा है। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हम एआई के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाए थे, मतलब हम ये गाइड क्यों नहीं करते कि वो क्या सीखे और क्या ना सीखे। देखो, अगर हम ऐसा करते हैं तो एआई इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। आओ इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो आपने एक चाय बनाने का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को एक रोबोट के अंदर डाल दिया। अब उस रोबोट से कहा कि जा बेटा चाय बना कर ला। तो अब वो रोबोट तभी चाय बनाएगा जब उसे वो सारी चीजें मिल जाएं जो आपने चाय बनाने के लिए उसके प्रोग्राम में डाल रखी हैं। अगर एक भी चीज नहीं मिलेगी तो वो चाय नहीं बनाएगा। यानी अगर आपने प्रोग्राम में ये फिट कर रखा है कि चाय को कप के अंदर डालकर ही दिया जाता है, तो भाई साहब उसके सामने चाहे कटोरी हो या गिलास, वो चाय तो कप में ही डालेगा, नहीं तो चाय नहीं देगा। लेकिन अगर यही काम एक एआई को दे दिया जाए तो अगर इनमें से कोई चीज नहीं भी है तो वो उसका अल्टरनेट तलाशने की कोशिश करेगा। यानी कि वो लॉजिक और पैटर्न्स का इस्तेमाल करेगा। और मान लो अगर एआई ने किसी शुगर पेशेंट को चाय में चीनी भर भर के पिला दी और वो निबट गया, तो यहाँ से एआई ये सीखेगा कि अगली बार चाय देने से पहले ये पूछना है कि कहीं भाई साहब आप शुगर के मरीज तो नहीं हो। और ये करने की क्षमता उसके अंदर तभी आएगी जब हम उसके प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से डिजाइन करें कि वो गलतियां करके सीखे। और अपने आप सीखने की इस चीज को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब चलो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, लेकिन असलियत में एक एआई सीखता कैसे है? तो देखो, एआई को सिखाने के लिए हम डाटा देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, पैटर्न देते हैं और फिर वो अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से नई नई चीजें सीखता है। और जितना ज्यादा उसे डाटा मिलेगा वो उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल करके कोई काम कराते हो तो एंड में आपसे फीडबैक मांगा जाता है। यही वो फीडबैक है जिससे एआई को ये समझ में आता है कि उसके द्वारा किया गया काम मनुष्यों के दिमाग में चल रही खुराफात से कितना मैच करता है। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, हमारे सामने कुछ क्लियर कट फैक्ट्स रखे हुए हैं जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते। देखो, ये बात तो तय है कि मशीनें सिंगुलैरिटी को हासिल करेंगी, ये इनएविटेबल है। लेकिन ये सब होने के बाद मशीनें हमारे साथ क्या करेंगी, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल के लिए बचने का हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। तो अगर बात करें कि हम मशीनों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये कि मशीनों के डेवलपमेंट को स्लो कर दो या फिर यहीं पर रोक दो, जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका डेवलप ना हो जाए जिससे हम मशीनों के साथ कोएग्जिस्ट कर सके। अब इसके अलावा मुझे तो कोई भी रास्ता नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें आपको लगता है कि आप मशीनों को रोक सकते हैं,
सिंगुलैरिटी हासिल करने के बाद उनके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो भाई साहब देर किस बात की है? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी लोगों के बारे में बताया है, इनके इंटरव्यूज, इनके द्वारा लिखी गई किताबों के लिंक और इस वीडियो को बनाने से पहले जो रिसर्च मैंने करी है उससे जुड़ा हुआ जो भी मटेरियल है, वो सब कुछ आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर जरूर मिलेगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।